नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनीष कुमार शर्मा और आपके लिए लेकर आया हूँ आज क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के प्रश्न उत्तर। तो विद्यार्थी शुरुआत करते हैं। हम चैप्टर नंबर 1 जो आपका था संसाधन वाला, उसको शुरू करते हैं और उसके प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं उसके प्रश्नों की। तो उसके प्रश्न हैं, ध्यान से देखना। नंबर 1 है, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है? तो आपको जवाब देना है, मैंने लिख भी दिया आपके लिए कि संसाधनों की उपलब्धता जलवायु, वर्षा, मौसम, जल उपलब्धता आदि पर निर्भर करती है। पृथ्वी पर इन सब में भिन्नता पाई जाती है, अतः पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से वितरित है। कहने का मतलब ये हुआ, कहाँ जलवायु अलग होती है, वर्षा अलग होती है, मौसम अलग होता है, पानी भी अलग अलग होता है, इसलिए पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से वितरित है। अब बात करते हैं संसाधन संरक्षण क्या है। तो विद्यार्थियों, मैं आपको इसके अंदर लिख दिया है मैंने आपके लिए कि संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना ही, ध्यान से सुनना, समय देना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि संसाधनों का हम सतर्कतापूर्वक उपयोग करें और उन्हें नवीकरण के लिए समय दें, और संसाधन संरक्षण, जो समय देना ही क्या कहलाएगा? संसाधन संरक्षण कहलाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? तो विद्यार्थियों, इसको मैं बुक में ही बता रहा हूँ, अपनी बुक में देखें एक बार। बुक में ये रहा मानव संसाधन, यहाँ से आप टिक कर लें कि मानव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है। कि लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान तथा कौशल होगा, प्रौद्योगिकी उपलब्ध होगी। इसलिए एक विशिष्ट प्रकार का ये क्या है कि संसाधन है। और प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? तो सीधी सी बात है कि लोग मानव संसाधन है, लोग जो है मानव संसाधन है। क्यों है? क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों का क्या है? बहुमूल्य संसाधन है। और इस बहुमूल्य संसाधन को बनाने में मदद कौन करता है? हमारी शिक्षा करती है, स्वास्थ्य करता है, और अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए क्या है? लोगों के कौशल में सुधार करना ही क्या कहलाता है? मानव संसाधन विकास कहलाता है। इसलिए हमारे लिए क्या है? मानव संसाधन विकास महत्वपूर्ण है। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आ गया यहाँ तक का? आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। सतत पोषणीय विकास क्या है? तो विद्यार्थियों, मैं इसका जवाब भी आपको बुक में बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये रहा कि सतत पोषणीय विकास क्या है? संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी अपितु भावी पीढ़ी की भी आवश्यकताएं पूरी हो सके। कहने का मतलब ये हुआ कि संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग किया जाए कि हमारी जो पीढ़ी जो है चल रही है वो भी सही खुशहाल रहे, और जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी किसी वस्तु की, किसी चीज की कमी ना हो। क्लियर विद्यार्थियों? आगे बात करते हैं। छोटे छोटे प्रश्न हैं टिक मार्क वाले, इसको बुक में लगा दिया है मैंने आपकी सुविधा के लिए। कि निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता? उपयोगिता करती है, मूल्य करता है, कौन नहीं करता? सवाल क्या पूछा है? कौन नहीं करता? तो आपको जवाब देना है मात्रा नहीं करती। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन, और कैंसर उपचार की औषधियां। तो आपको जवाब देना है कैंसर उपचार की औषधियां, क्योंकि ये क्या है? मानव के द्वारा कैंसर का उपचार किया जा सकता है। अगला है कि अनवीकरणीय संसाधन होते हैं सीमित भंडार वाले, मनुष्य द्वारा निर्मित और निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न। तो आपको जवाब देना है सीमित भंडार वाले। तो विद्यार्थियों, आपके ये प्रश्न कंप्लीट हो गए यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 के। अब हम चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं, और चैप्टर नंबर 2 है आपका भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। इनके प्रश्न उत्तर की बात करते हैं। कि विद्यार्थी कह रहे हैं सर इनके प्रश्न उत्तर बता दें एक बार, तो मैं इनके आपके जवाब दे रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 की, कि इसका प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। तो ध्यान से सुनते जाना और समझते हुए जाना। चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहा हूँ मैं आपके सामने। चैप्टर नंबर 2 मैंने आपको पढ़ा दिया है। चलिए, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु कारक कौन कौन से हैं? तो हम 2 कोई से बता सकते हैं, जिससे मैंने आपके लिए लिख दिया है यहाँ पर कि तापमान और वर्षा क्या है? मृदा निर्माण के लिए 2 मुख्य जलवायु कारक हैं। इसके बाद भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण बताइए।
तो एक तो दिखाना है आपको कृषि संबंधी गतिविधियां हैं और निर्माण है। निम्नीकरण का मतलब ये होता है कि भूमि को किस कारण से खतरा है, तो आपको तो निर्माण संबंधी काम होंगे, कृषि संबंधी काम होंगे, तो इनको कहते हैं भूमि निम्न के कारण। दो याद रखने हैं कौन कौन से, कृषि संबंधी है और कृषि संबंधी गतिविधियां और निर्माण। भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है, तो विद्यार्थियों इसको मैं आपको समझा देता हूँ, हालांकि बुक के अंदर भी है, आप लिख लेना, मैं आपको बोल के बता देता हूँ एक बार कि भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि अधिकांश जो उत्पादन होता है और जो आर्थिक क्रियाएं होती है वो भूमि पर ही होती है। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि कृषि के लिए, वानिकी के लिए, खनन के लिए, आवास निर्माण के लिए, सड़क निर्माण के लिए, उद्योगों की स्थापना के लिए आदि के लिए भूमि का निर्माण आदि के लिए भूमि का प्रयोग किया जाता है। अतः मनुष्य की अधिकांश आवश्यकताएं भूमि के द्वारा क्या होती है, पूरी होती है। और भूमि जो होती है लोगों के जीवन तथा आजीविका का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि भूमि नहीं हो तो हमारा काम नहीं चल सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। प्रश्न नंबर 4 है कि किन्हीं दो सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के लिए संरक्षण के लिए आरंभ किया। तो आपको जवाब देना है कि राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्यों के लिए और वनों की अवैध कटाई व शिकार करने पर रोक लगाना। कौन कौन से, कि राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्यों के लिए और वनों की अवैध कटाई व शिकार करने के लिए रोक लगाना। अगली बात करता हूँ, अगला प्रश्न है 5वां, जल संसाधन संरक्षण के 3 तरीके बताइए। कहने का मतलब ये हुआ कि जल को किस प्रकार से बचाया जा सकता है, तो ध्यान से सुनना। पहला बता रहा हूँ कि वन तथा अन्य वनस्पतियों का विस्तार करना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि वनों को पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाए जाने चाहिए। क्यों, कि जिससे भूमिगत जल क्या है, पुनः पूरित हो सके। नंबर 2, जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का किया जाना चाहिए। जल जिससे क्या होगा, पक्का कर देंगे तो क्या होगा, पानी कम सोखेगी। इसके बाद तीसरा, और सुनो ध्यान से, कि रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल की क्षति को रोकने के लिए खेतों में जो अपने होते हैं फव्वारे लगे होते हैं, खेतों में फव्वारों द्वारा सिंचाई की जानी चाहिए। तो ये 3 कारण थे आपके, किसके 3 कारण थे, जल संरक्षण के। पहला कौन सा बताया कि वनों का विस्तार किया जाना चाहिए। दूसरा क्या बताया कि जल रिसाव को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को पक्का करना चाहिए। तीसरा क्या बताया कि रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल को क्षति से रोकने के लिए खेतों में फव्वारों द्वारा सिंचाई की जानी चाहिए। क्लियर यहाँ तक की बात। तीसरा और 5वां मैंने आपको बोलकर बताया, बाकी मैंने आपके सामने लिख दिए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। आगे की बात करते हैं विद्यार्थियों कि निम्न में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है। समय, मृदा का गठन, जैव पदार्थ। तो आपको जवाब देना है मृदा का गठन। दूसरा है, निम्न में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपहरण को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो आपको जवाब देना है वेदिका कृषि। क्या जवाब देना है आपको, वेदिका कृषि। आगे की बात करते हैं विद्यार्थियों कि निम्न में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है। बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता न हो, बिल्कुल सही है। नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल सही है। खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए, ये अनुकूल नहीं है। क्यों, इससे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा। अब बात करते हैं, मिलान कीजिए, ध्यान से सुनना। भूमि उपयोग, तो भूमि उपयोग का किससे मिलाएंगे, भूमि का उत्पादनकारी उपयोग। देखो नाम से ही भूमि उपयोग, भूमि का उत्पादनकारी उपयोग। फिर कह रहा है हुमुस। हुमुस क्या होता है, ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ। इसके बाद है चट्टान बांध, तो मृदा अपरदन को रोकना क्या कहलाता है, चट्टान बांध कहलाता है। जैव मंडल पहले बता चुका, फिर बता रहा हूँ। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़ा हुआ एक सकरा क्षेत्र क्या कहलाता है, जैव मंडल कहलाता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की, कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य बताइए। यदि सत्य है तो उसके कारण भी बताइए। तो भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है
ये सत्य है या असत्य है? ये सत्य है। अब सत्य है तो जवाब क्या है? क्योंकि यहाँ क्या है, मिट्टी की, यहाँ की मिट्टी क्या है, उपजाऊ होती है। इस कारण से भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है। अब आगे की बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 को लेकर कि भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। बिल्कुल सही बात है, सत्य है। क्यों? कि भारत का जल का वितरण काफ़ी असमान है तथा जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। जाहिर सी बात है, जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा? जल की कमी होगी। तीसरा है, तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिससे बीज की फसल उगाना कहते हैं। गलत है ये, इसको बीज की फसल उगाना नहीं कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वृक्ष मेखला। मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन पारितंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं, ये भी गलत है। क्यों? कि मानवीय हस्तक्षेप होगा और जलवायु परिवर्तन को व्यवस्थित कैसे रख पाएंगे? इसलिए ये क्या होगा? आपका असत्य होगा। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको लगभग 10 से 12 मिनट के अंदर 2 चैप्टरों के प्रश्न उत्तर समझा दिए हैं। छोटे छोटे प्रश्न थे, आपको इन सभी को कॉपी में नोट डाउन करना है और आपको लिखकर बताना है। ठीक है विद्यार्थियों, तो इनको आपको कॉपी में लिखना है सभी को। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। ठीक है विद्यार्थियों, थैंक यू सभी को।